पहली बार मैं जिंदगी में टमाटर बेचने गया था, ₹1.25 कमा के लाया उसने। बिजनेस का ये भी एक उसूल है कि जो आप चीज बेचे हो, यदि वो सबके पास मिलती है तो फिर आपसे कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, कुछ अलग लाना पड़ेगा, जो लोगों की नीड भी हो और नॉर्मली सबके पास नहीं मिलती हो। सेल्स की जॉब ने आपको ऐसा क्या सिखाया? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। सेल्स का एक प्रिंसिपल है कि जब बैठो तब क्लोज करके उठो, चाहे 4 घंटे लग जाए। मैं ये समझता था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी सेल है, पता नहीं शाम को मुझे ऊपर वाला सेल करने का मौका दे या नहीं दे, इस आदमी को मुझे बेच के आना है। तो बोले सुमेर जी फोन नहीं उठा रहे। मैं भी अंदाजा लग गया कि फोन नहीं उठा रहे, तो नहीं हुआ शायद। भाई इसमें क्या कर सकता है इंसान, मेहनत तो की थी ना पूरी। मेरे दिमाग में उस समय एक चीज आई कि जीवन में मनी है तो सब कुछ है। डेवलपर बनने के लिए आपने पैसे कैसे इकट्ठा किए? बिजनेस इच्छा शक्ति से होता है, पैसे से नहीं होता। मुनाफा हुआ? पहली टाउनशिप में हमने केले के 1 करोड़ रुपए आए थे, 51 लाख रुपए हमने दिए थे। मेरा तो इन्वेस्टमेंट खाली 1 लाख रुपए था, बाकी 50 लाख तो उन लोगों का था। मेरा अब एक ही मिशन है, लाखों लाखों रोजगार जनरेट करने। रोज का टर्नओवर 3 करोड़ है और घर लोन पे है। मेरे पास खुद की ओन कोई संपत्ति नहीं है। 2008 में मैं एक पंडित जी के पास गया, तो उन्होंने कहा, सैनी जी आप तो बहुत पजल्ट आदमी हो, हमेशा दुखी रहते हो, आपके पास जिंदगी में कभी पैसा होगा ही नहीं, और होगा तो जितना होगा उससे ज्यादा कर्जा होगा। और 2018 तक मैंने इतनी मेहनत की कि हाथों की रेखाएं चेंज हो गई। ₹1.25 मैंने पहली बार कमाया जब पहली बार सब्जी बेचता, तब 700-800 रुपए एवरेज पर डे में कमा लेता था, और आज तकरीबन 750 करोड़ का टर्नओवर। सुमेर सिंह सैनी राजस्थान के एक छोटे से गांव किशोरपुरा से हैं। इनका बचपन और जवानी सब्जी बेचकर अपने परिवार को संभालने तक ही सीमित रहा। वो कहते हैं ना, आप कहाँ पैदा होंगे ये आपके बस में नहीं, पर आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। तो सुमेर जी ने ली अपनी तकदीर अपने हाथों में और खड़ी की एक ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट की दुनिया में एक मिसाल बन गई। सब्जी बेचकर दिन के 750 रुपए कमाने वाले सुमेर जी बन गए फाउंडर ऑफ रियासत ग्रुप, जिसका आज टर्नओवर है 750 करोड़ रुपए। आइए मैडम, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते सुमेर जी, नमस्ते, संगीता आइए। जी, आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। आपकी जो कहानी पढ़ी उससे ये पता चला कि असली इंस्पिरेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी है। और बहुत ही खूबसूरत घर है आपका। जब आपने शादी की थी वो वाला घर कितना बड़ा या छोटा था? कच्चे मकान, कच्चे सेट मकानों- देखे आपने? कच्चे जैसे मिट्टी के आपने- घर देखे आपने? छत नहीं थी, घास फूस की बनी होती है वो। दहेज में फैन देना चाहते थे, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे घर वाले कि फैन को लगाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, क्योंकि भाई ऊपर छत तो है नहीं। पंखे को कैसे लटकाएंगे। तो इसलिए फिर वो बाद में कूलर डिसाइड हुआ कि चलो कूलर देते हैं, कहीं रख के चला तो लेगी। वो कूलर चला बहुत, लेकिन चला अच्छा। हाँ 7-8 साल तक चला। मेरा दोस्त कहता था, बोले पत्नी कैसी है पता नहीं, लेकिन कूलर बहुत अच्छा है। गाँव जाते हैं हाँ जी। तो सबका एक साथ खाना बनता है, हाँ एक साथ एक चूल्हा जलता है, 3 फीमेल बदल बदल के वहाँ बनाती है। सर्वेंट भी नहीं मिलते ना। हाँ जी। गाँव में सर्वेंट नहीं मिलते, 3 फीमेल बदल बदल के बनाती है। शुरू इसको करना होता हाँ है, जी। फिर सब लोग खाना बनाते हैं, और सब लोग ऐसा माहौल होता है जैसे मेला भर रहा हो। वाह। बच्चे बार बार कहते हैं कि इसको जिला घोषित जिला करो। घोषित क्यों नहीं करते थे? मेरा गांव किशोरपुरा है, जो झुंझुनू जिले में है, छोटा सा गांव है। और हम लोग एक ढाणी में रहते हैं, मतलब गांव में भी नहीं, गांव से दूर खेतों में, जहाँ कुछ किसान लोग रहते हैं। तो मैं किसान फैमिली से हूँ। बचपन की तो जैसे पूरी तरह से गांव में अर्थव्यवस्था में संसाधन तो होते ही नहीं थे। खेती में जो पैदा हो गया, चाहे आप मतलब खेती में थोड़ी बहुत सब्जी हो गई, और खेती में खाने के लिए गेहूँ हो गया, तो उसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी गाँव में।
मतलब आप ये समझे कि हमें पैसा देखने को ही नसीब नहीं होता था। 10 पैसे 20 पैसे चलते थे उस समय, वो बहुत बड़ी बात होती थी किसी की जेब में 10-20 पैसे हो। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो जो यूनिफॉर्म होती थी, मतलब हमारी एक ड्रेस होती थी जो स्कूल खुलती थी जुलाई में, तब सिला के देते थे, एक खाकी नेकर और एक शर्ट। वही तो हम शादी में पहन के जाते थे, वही रिश्तेदारी में पहन के जाते थे, और वही 1 साल तक मतलब उसको पहनते थे। पैसे के अभाव में ना कभी साबुन आती थी, ना कभी सब्जी आती थी। ननिहाल गया था मैं 5वीं पास करने के बाद, तो मैं नंगे पैर गया था ननिहाल, मतलब कम से कम 40 किलोमीटर दूर। और वहां मेरे मामा जी ने मुझे स्लीपर मतलब चप्पल दिलाई थी। तो चप्पल दिलाने के बाद मुझे जो खुशी हुई थी वो बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुझे चप्पल नहीं मिली थी, मतलब मेरी ओनरशिप की चप्पल। और जब स्कूल जाते थे तो वो एक ही नेकर होता था। कपड़े टाइम पे नहीं दे पाए, चाहे वो खाने में कम दे पाए, लेकिन पढ़ाई से मेरे पिताजी ने कभी समझौता नहीं किया। आपके पिताजी क्या करते थे? खेती करते पिताजी करते थे, और खेती या पशुपालन जो गांव का एक बेसिक व्यवसाय होता है। लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत थे और एजुकेशन की महिमा समझते थे हमेशा से पिताजी। मेरी बहन की शादी फाइनल हुई थी और लगन जाना था, जैसे कल जाना है। तो आज सुबह तक घर वाले टेंशन में थे कि लगन में जो रस्मों के लिए जो कुछ सामान चाहिए होता है उसके पैसे नहीं थे। फिर घर में से मेरे पिताजी पहले दिन निकले तो रोने के बाद आंसू पोंछते हुए निकले, तो मुझे दिख गए हो। हालांकि मुझे उन्होंने, बड़े वाले भैया ने, पिताजी ने इन्वॉल्व नहीं किया, पैसे नहीं, लेकिन दिख तो रहा था कि सारे घर वाले तनाव में हैं, माँ तनाव में, पिताजी तनाव में, भैया तनाव में। फिर मुझे उस दिन बाद ये समझ में आया कि कमा के तो खाना पड़ेगा। फिर मैंने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और सब्जी बेचने लग गया। सब्जी मैंने 2 साल बेची। फिर सब्जी, गन्ना, आइसक्रीम जो मिलता था बेचता था, क्योंकि उस समय घर चलाना था। तो कुछ भी जो बेचने के लिए मिलता था, लेकिन मैंने वहां बेचना सीखा। सब्जी में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो क्या है कि सब्जी को सेम डे बेचना जरूरी होता है। सेम डे नहीं बेचो तो जैसे शाम तक वो आपको बेच देगी, मतलब वो खराब हो जाएगी। खराब होने के बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब जो मूल है, जिस रुपए में आपने सब्जी खरीदी, वो भी डूब जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब आप प्रोडक्ट कुछ भी बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट बाजार में औरों से थोड़ा यूनिक हो, तो लोग लाइन लगा के उसको खरीदते हैं। सब्जी में कैसे यूनिक हो सकता है? सब्जी तो सब बेचते होंगे। नहीं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सब्जी लोग शाम को तोड़ते हैं, दूसरे किसान तोड़ते थे, शाम को तोड़ते थे, फिर वो सुबह लेके आते थे, और फिर वो दूसरे या तीसरे दिन तक मतलब उस व्यक्ति तक पहुंचती थी ओरिजिनली जो ले रहा है, मतलब चोमू से ले जाने वाली। और मैं सेम डे सुबह टूटी हुई सब्जी 4 बजे देता था, तो वो ताजा रहती थी। उस समय फ्रीज तो होते नहीं थे, तो ताजा रहती थी, इसलिए ताजा सब्जी के चक्कर में भीड़ लगी रहती थी। और मैं वो सब्जी ले जाता था जो आसपास में उसकी अवेलेबिलिटी और किसी के पास नहीं थी। बिजनेस का ये भी एक उसूल है कि जो आप चीज बेच रहे हो, यदि वो सबके पास मिलती है तो फिर आपसे कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, कुछ अलग लाना पड़ेगा, जो लोगों की नीड भी हो और नॉर्मली सबके पास नहीं मिलती हो। पहली बार मैं जिंदगी में टमाटर बेचने गया था, तो एक थैला बैग टाइप जो था उसमें टमाटर डाल के लेके गया। उस समय इतनी समझ नहीं थी, मैंने शायद 5th या 6th में था, तो उसमें जो तराजू है उसी में डाल लिया, और जो बाट होते हैं वो भी उसी में डाल दिए। तो आधे टमाटर, कुछ टमाटर वो बिखर खराब हो गए, टूट गए। तो जो बचे हुए टमाटर बेचे, फिर वो फूटे हुए टमाटर थोड़े सस्ते बेचे, और लास्ट में 1.25 रुपये कमा के लाया उसने। तो मुझे याद है मैंने जीवन में सब्जी में पहली बार 1.25 रुपया कमाया। मैं मेरी कमाई सुबह डिसाइड करता था कि आज मुझे कितना कमाना है, जैसे 500, 700, 800, 1000, 1500 एक दिन में। तो मैं सुबह प्लान करता था कि आज मुझे 1500 रुपये कमाने हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदूंगा और कौन सी चीज़ कितनी बजे पहुँचेगी वहाँ और कैसे बिकेगी, वो मैं प्लान करके करता था सब्जी में। एवरेज 1800 रुपये में पर डे कमाता था सब्जी में।
शादी मेरी 99 जनवरी में हुई। शादी के बाद तो सब जगह काम छोड़ ही दिया ना। मेरी वाइफ जब पहली बार गई, इसको ये पता था कि इनकी कोई दुकान है वहाँ झुंझुनू में, तो ये गई और वहाँ देखा तो मैं किसी सड़क के किनारे कुछ तरबूज रख रखे हैं और वहाँ बैठा हूँ और वहाँ बेच रहा हूँ। बस मेरा ये शुरू से था कि मेरा रिश्ता थोड़ी दूर हो तो मैं बस में ज़्यादा देर वो ट्रेवल करूं। शादी हुई तब तो सब्जी का करते थे ना, तो मुझे तो विश्वास नहीं होता था। सब ऐसे बोलते थे गांव में कि भाई उनके कच्चे मकान हैं, वो हैं, सब्जी बेचते हैं। मैंने कहा सब्जी बेचते होंगे तो बड़ी दुकान होगी, जैसे प्रॉपर दुकान होती है भाई, पक्की दुकान, उसमें बैठ के बेचते होंगे, ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर घर देखा तो घर का भी ऐसा लगता है। मैंने कहा किसके होते हैं कच्चे मकान, तो होते ही नहीं। नहीं, सब बोल रहे थे, मम्मी पापा सब बोल रहे थे कि भाई घर कच्चे ही, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो वहाँ जाके ही पता चला कि ऐसा भी है। 2 साल के बाद वाकया क्या होता है, मेरे बड़े वाले भैया सरकारी जॉब लग जाते हैं। सरकारी जॉब लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है अब मैं भी जॉब लग सकता हूँ, तो मुझे वापस पढ़ना चाहिए। तो हमारी जनवरी में शादी हुई थी, तो ये मई जून में जयपुर आ गए थे पढ़ने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ बन के आएंगे। इधर जेठ जी भी बने हुए हैं, इधर देवर जी भी बने हुए हैं, तो अपन ही एक ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं, तो ये भी कुछ बन जाएं तो अच्छा लगता है ना। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे जयपुर भेज ही दिया। मैं जयपुर पहली बार आया था तो खाली 5,000 रुपए लाया था, वो भी ब्याज पे। पढ़ता रहा, कहां से पैसा आया, कौन देवदूत आया, लेकिन पढ़ता रहा। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं था, मेरी स्पीड बहुत कम थी। आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आपको लिखने की आदत पड़ जाती है। हाँ जी। और आप कॉलेज में नहीं जाते हो तो आपको लिखने की आदत नहीं पड़ती है। मैं तो प्राइवेट था तो लिखने की आदत थी नहीं, तो तैयारी तो कर ली, सब कुछ रट लिया, बट लिखने की बारी आई तो मेरा कोई भी पेपर पूरा नहीं हुआ। मैं 60% पेपर ही पूरा हुआ, इसलिए मैं RS में सिलेक्शन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो बहुत टूट गया था उस समय। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20-25% पागल हो गया था उस समय। मेरी इनसे बात नहीं थी, रिजल्ट आया था। इनके दोस्त का फोन आया था घर पे कि भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया RS का। तो मैंने कहा, तो बोले सुमेर जी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो फिर हमें भी अंदाज़ा लग गया कि फ़ोन नहीं उठा रहे, तो नहीं हुआ शायद। तो फिर रात के 10-11 बज रहे थे। फिर मैंने माँ पिताजी वो थोड़ा सा घर वालों के लिए मतलब बहुत बड़ा मातम टाइप था, क्योंकि पूरे घर वालों का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उनकी उम्मीदें थी, पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स, मेरे फादर, माँ, वाइफ, सबकी ऐसी सोच थी कि अब तो RS बनेगा ही, बन ही जाएगा मतलब, और बन जाएगा तो अपने सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। उनका मुझसे बात करने का मन नहीं होता था। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां सपने देखने से ज्यादा जिम्मेदारी निभाना जरूरी हो जाता है। सुमेर जी ने भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी RAS ऑफिसर बनने का सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की। अफसोस सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उस सपने पर मिट्टी डाल दी और एक स्कूल में टीचर की नौकरी चुनी, जहां वो संस्कृत, सोशल साइंसेस पढ़ाने लगे। मन से खुश नहीं थे, लेकिन 2 बच्चों के पिता होने के नाते ये फैसला उनकी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी थी। किसी को मेरे टीचर में इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे था, ना मेरी फैमिली को था, लेकिन पब्लिक को था। मेरे रिलेटिव कहते थे, शाबाश मास्टर तो बन गया, शाबाश टीचर तो बन गया, ऐसे बाकी सब लोग कहते थे। लेकिन हमारे घर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं, तो दुखी थे सब लोग। नौकरी तो उसी टाइम पे लग गई थी, नौकरी तो साथ साथ लग गई थी, लेकिन लोग नौकरी से हम खुश नहीं थे। हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। भाई इसमें क्या कर सकता है इंसान, मेहनत तो की थी ना पूरी, उसके बाद नहीं हो पाया तो लेकिन कर्जे की मजबूरी में सुमेर जी ने अपने हेडमास्टर से 10,000 रुपए उधार मांगे। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन बात पूरे स्कूल में फैल गई और इस बात ने सुमेर जी को अंदर तक चोट पहुंचाई। तो सब लोग मुझे टेढ़ी नजरों से देखने लग गए, रिजेक्टेड पर्सन होता है ना, वैसे देखने लग गए सारे लोग। फिर मेरे दिमाग में उस समय एक चीज आई कि जीवन में मनी है तो सब कुछ है। केवल टीचर के नाम से आपकी इज्जत नहीं होगी, सरकारी नौकरी के नाम से इज्जत नहीं होगी।
जहाँ पैसा चाहिए वहाँ पैसा ही चाहिए। फिर मैं छोड़ के आ गया। बहुत फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे इससे? बहुत फर्क पड़ता है। आप जब ये आपको फर्क पड़ता है जब आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास में हो। आज मुझे कितने लोग क्या कहते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस समय पड़ता था। स्पेशली आप जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ आपका पूरा डे टाइम स्पेंड होता है, वहां यदि आपकी तौहीन हो जाती है तो आपका काम करने का मन ही नहीं करता। जब छोड़ा था मैंने ये नहीं बोला कि आपसे पैसे मांगे तौहीन हो गई इसलिए नहीं। मैंने उनको ये बोला मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मास्टर की नौकरी से ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा? मैंने कहा 6,620 रुपये मिलते थे हमें कट के वहां। मैंने कहा मैं मास्टर की नौकरी से तो ज्यादा कमाऊंगा, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है। भाई वगैरह सब अलग अलग रहने लग गए। मेरे से कोई जयपुर नहीं मिलना आना चाहता था, कोई रिश्तेदार मिलने आना नहीं चाहता था, कोई दोस्त मिलने नहीं आना चाहता था। अकेले से हो गए। लेकिन ये ज्यादा अच्छा क्या हो गया कि मेरे पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबने छोड़ दिया तो फिर आपको ग्रोथ ही करनी है, काम ही करना है। जिम्मेदारियां थी, पैसे कमाने का जुनून था और रास्ता मिला सेल्स और मार्केटिंग की एक नौकरी का, जहां ऑप्शन कोई था ही नहीं। वहां सक्सीड करना एक लौती चॉइस थी। जॉब के पहले ही दिन सुमेर जी ने 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची और अपना पहला कमीशन कमाया। पूरे महीने में 6,000 कमाने वाले एक ही दिन में आपने 3,000 कमा लिया था। हाँ। उस वक्त। तो गांव के लड़के में शहर में आकर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? जरूरत की वजह से। मुझे एक चीज समझ में आ गई, अब मेरा कर्जा उतारना है और मुझे पैसा कमाना है, तो सामने वाला ले या नहीं ले, मुझे तो उसको देना है, तब पैसा बनेगा। सेल्स की जॉब ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आज भी काम आता है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब 5 मिनट लेट है, तो अब आप लास्ट तक आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसको जस्टिफिकेशन देना है इनको कि मैं 5 मिनट लेट क्यों हुआ। मैं हमेशा क्या करता था सेल्स में, पहले दिन आया तो तब से लेके आज तक मैं टाइम बाउंडेड हूँ। आपको मैं 9 बजे का टाइम दूं तो 8:45 बजे उस गली के आसपास में पहुंच जाऊंगा। चाय की दुकान या किसी भी दुकान पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। और 15 मिनट तक मैं अपने आप से रिहर्सल कर लूंगा कि मुझे इनको कैसे सेल करके आना है। क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ बैठता था, मैं ये समझता था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी सेल है, पता नहीं शाम को मुझे ऊपर वाला सेल करने का मौका दे या नहीं दे, इस आदमी को मुझे बेच के आना है। तो इसलिए सेल्स का एक प्रिंसिपल है कि जब बैठो तब क्लोज करके उठो, चाहे 4 घंटे लग जाए। सेल्स में पेशेंस सबसे जरूरी चीज है। टाइम, पेशेंस, हार्डवर्किंग मैंने वहां से सीखा। पर्सनालिटी के साथ बातचीत करना वहां से सीखा। पोस्चर के साथ, ड्रेस कोड वहां से सीखा। ये सारी चीजें सेल्स में जरूरी है। आपकी इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व है तो बाद में सामने आता है। फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस कोड का होता है। तो जैसे आप सामने वाले के साथ बैठते हो, आपका ड्रेस कोड परफेक्ट है, तो सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लगातार 4 साल सेल्स की नौकरी करने के बाद एक दिन अचानक वो कंपनी बंद हो गई। सुमेर जी और उनके साथी जो ठीक ठाक जिंदगी जीने लगे थे, उनकी आमदनी रुक गई, लेकिन EMI और कर्जा चलता रहा। और फिर सुमेर जी ने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा। रियल एस्टेट का चुनाव किया। रियल एस्टेट में ऐसा है कि बड़ा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कमीशन मिले। मान लो 50 लाख की इकाई है, 20 लाख की इकाई है, 1% मिले तो 20,000 होता है। और दूसरा आपका 20,000 का प्रोडक्ट है, उसमें 5% ही मिले, इसलिए कम कमीशन होगा भी तो ज्यादा जनरेट होगा। और मेहनत उतनी करनी पड़ती है सेल्स के लिए। मैं सेल्स के दौरान ये सीख गया था कि घर में किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, तो एक प्लॉट भी चाहिए। तो वो प्लॉट अपन सेल करें, मेहनत उतनी, इनकम ज्यादा आएगी। डेवलपर बनने के लिए आपने पैसे कैसे इकट्ठा किए? बिकॉज इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरू करने के लिए बिजनेस। बिजनेस इच्छा शक्ति से होता है, पैसे से नहीं होता। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे रियल एस्टेट करें, चाहे कुछ भी करें, जरूरी नहीं है पैसा चाहिए। आपके पास एक सिंगल रुपया नहीं है तो भी बिजनेस कर सकते हैं। ये कैसे? मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। 2 दोस्तों को लिया जिनके पास पैसे थे। मेरे पास थीम थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान था। उन दोनों से मैंने कुछ पैसा लगवाया, उनके पास भी कुछ ही था, कुछ पैसा लगवाया। मैंने छोटी सी एक टाउनशिप ली, जरूरी थोड़ी है बहुत बड़ा करें। छोटी टाउनशिप थी मेरी पहली टाउनशिप, 9.5 बीघा, मतलब तकरीबन 4 एकड़ की टाउनशिप थी। और मुझे याद है मैंने 51 लाख रुपए हमने दिए थे। तो 51 लाख रुपए में मेरा तो इन्वेस्टमेंट खाली 1 लाख रुपए था, बाकी 50 लाख तो उन लोगों का था। मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं इसका पैसे का इतना बनाऊंगा, आप और हम मिलके बनाएंगे। वो रेडी हुए और बिजनेस शुरू हो गया। मुनाफा हुआ? बहुत मुनाफा हुआ। पहली टाउनशिप में हमने, हमारे अकेले के 1 करोड़ रुपए आए थे और मेरी लागत 1 लाख रुपए थी। वाह। और फिर रियासत इंफ्रा की कब शुरुआत हुई? ये तो 2021 में शुरू किया। तो मैं जैसे कहीं भी टाउनशिप लाता हूँ, मुंबई 3rd मान लीजिए या जयपुर मान लीजिए, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करता हूँ
कि इस एरिया का पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। ये बात अलग है कि मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि इनका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस उनके पैसे बढ़ने पे टिका हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ के लाओ, एरिया ऐसा ढूंढ के लाओ कि उसमें पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि उसको आंख मीच के कोई खरीद ले, और रेट ऐसी लाओ बाजार से लोअर साइज रेट हो, ताकि बाजार पिट भी जाए तो भी उसका लगे मुझे पैसा बढ़ा है। जयपुर से शुरू हुई रियासत इंफ्रा की कहानी। सुमेर जी ने जमीनें खरीदनी शुरू की, उन्हें छोटे छोटे प्लॉट्स में बांटकर लोगों को बेचना शुरू किया। न सिर्फ लीगल क्लैरिटी थी, बल्कि विश्वास भी था। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते गए। कहानी ये बनी कि आज इनका नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 48 आवर्स में ही प्लॉट्स बिक जाते हैं। जयपुर में पिछले 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं, कमिटमेंट जानते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी जानते हैं, डेवलपमेंट जानते हैं, लीगल टाइटल जानते हैं, तो इसलिए यहाँ तो सेल हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने 12 शहरों की स्टडी की थी, और 12 शहरों की स्टडी करने के बाद मैंने मुंबई थर्ड का चुनाव किया है। मुंबई थर्ड का चुनाव करने का पहला कारण मेरा मुंबई की क्राउड था, कि मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये छोटा सा जो टापू है, इस टापू में 2 करोड़ लोग रहते हैं सालसेट द्वीप पे, और अब इसकी आबादी बढ़ेगी तो केवल और केवल इधर मुंबई थर्ड की तरफ बढ़ेगी, ऐसा मैंने सोचा। तभी सरकार एयरपोर्ट बना रही है। फिर मेरे जाने के 1 महीने बाद मैंने सुना कि एयरपोर्ट की स्पीड 3 गुना हो गई। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जाने की वजह से हुई या ऊपर वाले ने कोई प्लान किया था। फिर 1 महीने बाद पता चला कि समुद्र के बीचों बीच एक रोड बन रही है, अटल सेतु बन रहा था। मुंबई थर्ड जो बस रहा है, उससे 20 मिनट पे आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो नए वाले, 45 मिनट में आप मुंबई पहुंच सकते हो, 1.25 घंटे में आप पुणे पहुंच सकते हो। अभी जो एक टनल बन रहा है पुणे के लिए, करजत की लोकल ट्रेन स्टार्ट हो ही गई। पनवेल खत्म होने के बाद जो एरिया आता है उसको मुंबई थर्ड आप मान लीजिए, जो चौक तक है, आगे चौक से भी थोड़ा आगे तक 5-7 किलोमीटर आगे तक खालापुर तक ले लीजिए, वो सारा मुंबई थर्ड का एरिया है। मतलब जो पठारी एरिया है, तो वहां बसाना आसान है पूरी तरह से। सरकार भी ये जानती है, तभी तो इंफ्रा डेवलप कर रही है। रियासत इंफ्रा ने नवी मुंबई के लोधीवली में रियासत संकल्प और संकल्प मेडोज जैसे प्रीमियम प्लॉटेड टाउनशिप्स लॉन्च किए। ये प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के साथ आते हैं, जहां हर प्लॉट 1120 से 6300 स्क्वायर फीट के बीच है। यहाँ मॉडर्न एमेनिटीज जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और योगा लॉन्स भी हैं। इनका फोकस सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाइटिंग और एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट जैसे फीचर्स के साथ। आज सुमेर जी के पास सिर्फ एक ऑफिस नहीं बल्कि जयपुर के बीचों बीच एक 6 स्टोरी का स्टनिंग हेडक्वार्टर है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग हर दिन काम करते हैं, सपने बुनते हैं और नए स्ट्रेस के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव और कभी थकान भी, लेकिन सुमेर जी उन सब से कभी हार नहीं मानते। पर डे मुझे ये प्रूव करना होता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पर डे मेरी एग्जाम होती है, लेकिन वो हैबिट का पार्ट है। मैं जैसे कोई भी चीज़ आती है तो उसको न्याय और नीति से एथिकली क्लोज करने में विश्वास रखता हूँ। जैसे किसी ने गलती की, उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। जिसने गलती नहीं की उसको प्रोटेक्ट करना है, और अपने एथिक्स और बिजनेस के उसूल और रूल्स के साथ कोई समझौता नहीं करना है। कितना ही लॉस हो, कितना ही फायदा हो, कोई समझौता नहीं करना है। बिजनेस की तो ये परिभाषा है कि आप 10 डिसीजन लोगे, उसमें 2 तो खराब जाएंगे। तो मेरे भी डिसीजंस गलत होते हैं, लेकिन बाकी 8 में मैं अच्छा कर लेता हूँ, तो मैनेज हो जाते हैं। मैं मुंबई से हूँ और हम कभी प्लॉट के बारे में सोचते भी नहीं है। हम ले लेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट, एक 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, अगर बहुत पैसा कमा लिया तो ज्यादातर लोग 3 बेडरूम तक ही सीमित रहते हैं। फ्लैट में आपको 2 चीजों का पैसा देना है, जमीन का, घर बनाने का। तो जमीन तो आपके नाम हुई नहीं है, अब आपको पैसा देना है उस कंकड़ पत्थर का, तो उसका पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा क्या, ये डाउटफुल है। जमीन जो होती है उसमें पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, फ्लैट में भी बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता। मुंबई में अभी प्लॉटों की इतनी हैबिट्स नहीं है प्लॉट खरीदने की। लोगों को फ्लैट खरीदने की हैबिट है और फ्लैट में ही रहने की हैबिट है। लेकिन पिछले 2 साल में मुंबई के बड़े बड़े डेवलपर्स, गोदरेज, लोधा, कल्पतरू, ये सब लोग धीरे धीरे प्लॉटिंग में आ रहे हैं, तो लोगों की हैबिट भी बन रही है। आपको 70 लाख रुपए में एक प्लॉट मिल जाएगा, छोटे वाला। अब आप 70 लाख रुपए इकट्ठा करेंगी, तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा, क्षमा चाहूंगा। खाली 10 से 15 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट चाहिए वो तो दे दे, और बाकी लोन पे ले ले। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वही समझिए
आज के बाद अगली साल आपकी सैलरी और इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन ईएमआई उतनी रहेगी। जमीन तो आदमी को उस दिन खरीद लेनी चाहिए जिस दिन उसकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी डेवलप हो जाए, उस दिन खरीद लेनी चाहिए। तो अगर मुझे प्लॉट खरीदना है तो कौन सी चीजों का मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? सबसे पहले आपको लोकेशन का ध्यान देना है कि जहां आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहां की क्या क्या एडवांटेज हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा। डेवलपर कौन है ये देखना जरूरी है कि वो टाइम पे डिलीवरी देता है क्या, क्योंकि आपने प्लॉट तो ले लिया, आपको डिलीवरी 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद मिले। लीगल टाइटल कैसा है ये देखने की जरूरत है, क्योंकि यदि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो 99% तो उसमें सवाल नहीं होता है। डेवलप जो लेआउट है, अप्रूव्ड लेआउट, वो मांगे, रेरा के नंबर मांगे, चाहे तो आप अपने लेवल पे सर्च रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। किस चीज का शौक है सबसे ज्यादा? मुझे होटल में खाना खाने का शौक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे घूमने का शौक बिल्कुल नहीं है, मुझे गाड़ियों का शौक बिल्कुल नहीं है। तो पैसा तो शौक हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ बैठ के पत्नी के साथ चाय पीने का और शाम को 8 बजे पहले पत्नी के साथ खाना खाने का और फिर बाहर गली में टहलने का, यही शौक है और कोई शौक नहीं। ये जोश कहाँ से आता है? मेरे साथ जब मैं एक टाउनशिप लाता हूँ तो एक साथ 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। 1000 लोगों को रोजगार मिलने के साथ 5000 उनकी फैमिली को मिला के जो 5000 लोग होते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आती है, उससे खुशी मिलती है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। आपकी अभी खुशी वो है? वो है इसलिए। क्या सपना रखते हैं अभी और क्या करना चाहते हैं आप? मेरा अब एक ही मिशन है, लाखों लाखों रोजगार जनरेट करने रियल एस्टेट के जरिए, क्योंकि मुझे यही काम आता है और मुझे आता नहीं। तो जब मेरी एक कमांड है इस काम पे, जब मेरी टीम और हम सब लोग कर सकते हैं काम, तो हमारा यही मिशन है सबका कि लाखों लाखों रोजगार जनरेट करना है। हमारी पूरी प्रेमाइस में नॉनवेज, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ड्रिंक कुछ भी अलाउ नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा, जैसे 3000 सेल्समैन है, मतलब पूरे इंटायर 4 स्टेशन पे। यदि किसी का पत्नी का फोन भी आ गया ना, शाम को ये ड्रिंक करके आए थे, तो उनका टर्मिनेशन है। इतना स्ट्रॉन्ग है और फॉलो कर रहे हैं लोग। क्या आप मानते हैं कि आपकी सफलता का कारण है कि ये भी हो सकता है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी आपकी लाइफ में? मुझे लगता है जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो आदमी का ध्यान डाइवर्ट होता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी पूरे दिन काम करता है और शाम को 7 बजे वो तनाव में है और एक पैक लेके सो गया, तो उसने पूरे दिन में आने वाली समस्याओं का विजुअलाइजेशन तो किया ही नहीं, उसने उसका सोल्यूशन तो ढूंढा ही नहीं, फिर वो आगे कैसे बढ़ सकता है? ये घर है ना, ये घर ये लोन पे है और दिल्ली का टर्नओवर है मेरा 3 करोड़ है और घर लोन पे है। मेरे पास खुद की ओन कोई संपत्ति नहीं है, जो है उससे डेली नया रोजगार जनरेट करता हूँ, क्योंकि मिशन एक है रोजगार जनरेट करना और कुछ शौक है ही नहीं। चाहे आज सुमेर जी जयपुर की सबसे बड़ी कंपनीज के मालिक क्यों ना हो, लेकिन उनके जीवन में, उनके रहने सहने में आज भी वही सादगी है। आज भी अपने परिवार के साथ नीचे बैठकर राजस्थानी घर का खाना खाने में उन्हें असली संतुष्टि मिलती है। हमारे घर में मतलब मिक्स वेज ज्यादा बनती है, मतलब एक टमाटर मिल गया, हाँ जी, एक टिंडा मिल गया, एक तोरई मिल गई, एक फली मिल गई, उनको सबको मतलब काट पीट के बना के सब्जी रहती है, मिक्स वेज हो जाती है हमारी। और मैंने सुना खेती भी यही होती है, सारी सब्जियां यहीं से है। लगभग सब्जियां यहीं से। सभी तो नहीं, लेकिन हाँ जी, मैक्सिमम जो सीजनल सब्जी होती है वो होते हैं। ओह अच्छा, तो आप बता सकते हैं, आज बहुत ही सुंदर दिखने वाली राजस्थानी थाली है ये, तो अगर आप बता सकते हैं क्या क्या है? ये बैंगन भी खेत का है, ये बैंगन भी और ये अच्छा। फली खेत की है, ओके। और ये जो कैर सांगरी है ये गांव से आती है। मतलब ये कैर सांगरी जो टीले साइड होते हैं ना, उस साइड मतलब जैसे बड़े पेड़ों के लगती है कैर सांगरी, तो एक कैर सांगरी वहां से आई हुई है। कैरी की सब्जी बहुत अच्छी है। तो ये छाछ अलग है? छाछ अलग दो है, अलग-अलग है। राबड़ी अलग है। आप देख ये राबड़ी है, छाछ है, इसमें थोड़ा नशा टाइप होता है। और वो छाछ है। कौन से वाले में नशा होता है? इसमें से मतलब इतना नहीं, थोड़ा बहुत मतलब नींद सी आती है लेकिन स्वादिष्ट बहुत होती है। क्या लगता है आपको किसी की भी सक्सेस के लिए उसकी किस्मत का साथ देना या ऊपर वाले का हाथ कितना जरूरी है मेहनत के साथ? मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। 2008 में मैं एक पंडित जी के पास गया, उनको मैंने हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा, सैनी जी आप तो बहुत पजल्ट आदमी हो, कंफ्यूज आदमी, हमेशा दुखी रहते हो, आपके पास जिंदगी में कभी पैसा होगा ही नहीं, और होगा तो जितना होगा उससे ज्यादा कर्जा होगा। तो मुझे बिल्कुल फिट दिमाग में बैठ गई, कर्जा ही कर्जा है, पैसा है नहीं और हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। ये सारी उन्होंने मेरी एक्चुअल परिभाषाएं दी है। ये बात है 2008 की।
फिर 2008 में 31 दिसंबर की रात को जब लोग पार्टियां कर रहे थे नई साल की, तो मैं 2 से ढाई घंटे रोया। लाइफ में पूरी तरह फेल हो गए ना। फिर पंडित जी ने कह दिया तो तू कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि तेरे हाथों की रेखाओं में कुछ है ही नहीं। फिर 2.5 घंटे रोने के बाद एक चीज समझ में आई, मेरा कोई पिछले जन्म का पाप का घड़ा भरा हुआ है। अब 2 ऑप्शन है, पहला या तो अपनी किस्मत को ये स्वीकार कर लूं कि मेरा हाथ में लकीरें ही नहीं है तो मैं मेहनत नहीं करूं और जैसी जिंदगी उसको एक्सेप्ट कर लूं। दूसरा ऑप्शन, उस घड़े को खाली करता हूं। 1 जनवरी 2009 से मिशन पे निकला, ये मार्केटिंग के टाइम की बात है, और रात दिन इतनी मेहनत की, इतनी अनकंडीशनल मेहनत की, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इतनी अनकंडीशनल मेहनत की, वो घड़ा खाली होने लग गया और पैसा आने लग गया। उसी पंडित जी के पास 2018 में दोबारा गया मैं, उनका व्यू जानने। कुछ नहीं बताया कि मैं पहले कभी आया था, यही जयपुर की बात है। हाथ दिखाया, उस सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यार सैनी जी आपके हाथ में तो पैसा ही पैसा है और आप तो बहुत बिंदास और खुश मिजाज इंसान हो, कहां से लाए इतनी खुशकिस्मत का राज आप, पैसे की आपके हाथ में कोई कमी नहीं। क्या वो पंडित जी पहले गलत थे या बाद में गलत थे? मेरा ऐसा मानना है, ना पहले गलत थे ना बाद में गलत थे, वो दोनों टाइम सही थे। क्योंकि 2008 में मेरे हाथों की रेखाओं में पैसा नहीं था और 2018 तक मैंने इतनी मेहनत की कि हाथों की रेखाएं चेंज हो गई। ऊपर वाला आपकी एग्जामिनेशन लेता है और यदि आपको सक्सेस नहीं मिली तो फिर आप देख लो एग्जाम थोड़ी बाकी